हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सक्सेस अचीवर्स। सो गाइज, आज हम करेंगे अपना हिंदी का टॉपिक। अपने सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं हम अभी। और अभी हमने अपनी हिंदी का फर्स्ट टॉपिक किया था भाषा। आज हम अपना सेकंड टॉपिक करेंगे वर्ण विचार। कौन सा टॉपिक करेंगे आज हम? वर्ण विचार। देखिए, हम वन बाय वन सभी टॉपिक कवर करते चले जाएंगे। आपको नीड है तो पेशेंस की और बाकी आपकी कड़ी मेहनत की। ठीक है, आप लगातार कंटिन्यूअसली वर्क करते जाइए, सक्सेस ज़रूर होगी, आपकी सफलता ज़रूर मिलेगी आपको। देखिए, सबसे फर्स्ट है हमारा वर्ण विचार। हमने अभी पढ़ा था ना, व्याकरण के 3 भाग होते हैं। व्याकरण के कितने भाग होते हैं? लास्ट वीडियो में मैं आपको करा चुकी हूँ। नंबर 1 था वर्ण विचार, नंबर 2 था शब्द विचार और नंबर 3 वाक्य विचार। तो हम वन बाय वन स्टेप फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? अपना वर्ण विचार लेंगे। सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक लेंगे वर्ण विचार। अभी पढ़ लेते हैं गाइस कि वर्ण होते क्या हैं। वर्ण वो ध्वनि चिन्ह होते हैं जिनके और अधिक सार्थक खंड न किए जाए। वर्ण विचार की डेफिनेशन ले लेते हैं कि वर्ण की डेफिनेशन क्या होती है। वर्ण वे ध्वनि चिन्ह होते हैं जिनके और अधिक सार्थक गुणनखंड ना किए जाए, यानी कि टुकड़े ना किए जाए। वर्ण वे ध्वनि चिन्ह होते हैं, वो ध्वनि चिन्ह होते हैं जिनके और अधिक सार्थक खंड ना किए जाए, जिनके और अधिक सार्थक खंड ना किए जाए। क्या समझे आप? यानी कि उसके और सार्थक खंड ना किए जाए, जिनके और अधिक टुकड़े ना किए जा सके। जैसे कि हमारे पास है कमल। क्या है हमारे पास? कमल। अब हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझना है कि कमल को कैसे राइट करेंगे हम। जैसे क, अ। हर व्यंजन में स्वर क्या होते हैं? हमारे स्वतंत्र ध्वनियां होती है और व्यंजन हमारे स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अगर हम स्वतंत्र व्यंजन लिखें तो उसमें क, अ हलंत के रूप में प्रयुक्त होता है। ये हमारा शुद्ध वर्ण है। देखिए, क जमा अ जमा म जमा अ जमा ल जमा अ। क्या है ये हमारा? क म ल, कमल। अब ये हमारे क्या है? ये हमारे क्या है? ये वर्ण है। क्या है ये? वर्ण है। ये क्या है? वर्ण। और वर्ण जो होता है वो मूल रूप में क्या होता है? हलंत युक्त होता है। मैंने जैसे अभी बताया था। और हलंत युक्त व्यंजन को आप नहीं उच्चारित कर सकते। उच्चारण करने के लिए हमें अ की सहायता लेनी ही पड़ेगी। यानी कि क जब व्यंजनों में स्वर की सहायता, यानी कि व्यंजनों में जब अ की साउंड आती है तो ही वो उच्चारण के योग्य होते हैं। तो इसलिए व्यंजनों को स्वर की सहायता लेनी ही पड़ेगी। व्यंजन स्वयं में हलंत युक्त होता है जो उच्चारण करने के लिए योग्य नहीं है। ठीक है, अब आते हैं, नेक्स्ट है हमारा वर्णमाला। अब हमने पढ़ लिया वर्ण क्या होता है, पढ़ लिया हमने। अब पढ़ेंगे वर्णमाला क्या होती है। हम वर्णमाला किसे कहते हैं? तो क्या आ जाएगा? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। अभी आपने देखा कि वर्ण क्या होता है, वर्णों का उच्चारण कैसे होता है। अब देखिए अब हमने पढ़ा
कि वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्ण देखिए, वर्ण के कितने प्रकार है, वर्ण कितने टाइप का होता है। अब वर्ण के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा ना कि वर्ण कितने टाइप का होता है। तो वर्ण 2 टाइप का होता है, 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। कौन सा, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, ठीक है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण आपने देखा। अब देखिए स्वर वर्ण हमारे पास कितने होते हैं, 11 होते हैं। स्वर वर्ण कितने होते हैं, स्वर वर्ण होते 11 है और मात्राएं कितनी होती हैं, 10। मात्राएं कितनी होती हैं, 10, ठीक है, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती है। व्यंजन वर्ण हमारे पास कितने हैं, 33। कितने हैं, 33। 2 हमारे पास अनुस्वार और विसर्ग है, ठीक है, अनुस्वार अंग और विसर्ग अह, ठीक है, अह। और 2 हमारे पास उत्क्षिप्त व्यंजन है। क्या है, उत्क्षिप्त व्यंजन, ड और ढ। क्या है, ड और ढ। क्या है, ड और ढ, ठीक है। देखिए स्वर वर्ण कौन कौन से होते हैं, देखिए स्वर राइट करते हैं अभी हम, अ, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, आ, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गए, स्वर होंगे। अंग और अह को हम इनसे अलग रखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितने हो गए हमारे पास, 11। यानी कि हमारे पास स्वर कितने होते हैं, क्या हो, देखिए अब कितने स्वर हो गए हमारे पास, 11। स्वर कितने हो गए, 11। और अंग और अह को, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इनको स्वर से अलग राइट करते हैं। ये हमारा अनुस्वार है और अह हमारा विसर्ग है, ठीक है। आप देखिए बात कर लेते हैं व्यंजन की, कि व्यंजन कौन से होते हैं। अब व्यंजन, आप जैसे आपको व्यंजन की सीरीज याद नहीं रहती कि पहले क वर्ग आएगा, फिर च वर्ग, फिर ट वर्ग, फिर त वर्ग, फिर प वर्ग, आपको नहीं ध्यान है, तो इसको एक हमारा छोटा सा शॉर्ट ट्रिक है, क्या, कचट तप। क्या, कचट तप। देखिए कचट तप से क से क वर्ग, च से च वर्ग, ट से ट वर्ग, त से त वर्ग और प से प वर्ग, ठीक है। ये हमारी सीरीज है, यानी कि कचट तप, पहले क वर्ग आएगा, फिर च वर्ग, फिर ट वर्ग, फिर त वर्ग और फिर प वर्ग। अब देख लेते हैं इनका कैसे करते हैं। क वर्ग आपने क्या लिखना है यहाँ पे, कचट तप। क्या लिखेंगे, कचट तप, जिससे आप ना भूलें किसके। अब देखिए ये हमारा क्या है, क वर्ग है। कौन सा वर्ग है, क वर्ग है। तो क वर्ग में क्या क्या आएगा, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, क, ख, ग, घ और ड। फिर आता है हमारा च वर्ग, च, छ, ज, झ, य, ठीक है। फिर आता है हमारा ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण। फिर आता है हमारा त वर्ग, त, थ, द, ध, न। फिर आता है प वर्ग, प, फ,
ब भ म। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि ये वर्ग हमारा क्या है, क चट तप, यानी क च ट त प। ठीक है, उसके हम य र ल व, अभी तक जो हमने पढ़े क वर्ग से लेकर कहाँ तक, प वर्ग तक, ठीक है, वो सब क्या है, हमारे स्पर्श व्यंजन है। कौन से व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, अब आते हैं य र ल व पे। अब य र ल व क्या है, य र ल व है हमारे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, कौन से व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। और स स ह, ये हमारे कौन से व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन। कौन से व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन। नेक्स्ट है हमारे पास अक्षय, त्रय, अज्ञय और श्रेय। ये हमारे कौन से व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है। कौन से व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन, यानी कि ये दो व्यंजन के मेल से बने हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। देखिए श्रेय कैसे बना है, हमारा अक्षय कैसे बना है, क जमा स, स से षटकोण वाला, क जमा श से अक्षय बना है, यानी कि ये दोनों व्यंजन है। ये जो इससे पहले जो ये वर्ड है, वर्ण व्यंजन है, ये क्या है, व्यंजन प्लस स्वर से मिलकर बने हैं। जैसे य जमा अ, तो एक हमारा स्वर है और एक हमारा व्यंजन है, लेकिन संयुक्त व्यंजन दो व्यंजन के मेल से बना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है त्र, त जमा र, त जमा र। नेक्स्ट है हमारा ग, अज्ञ हमारा बना है ज जमा य। नेक्स्ट है श्रेय, स जमा र, श्र से श्रमिक, श जमा र। तो ये हमारे क्या है, संयुक्त व्यंजन है। आगे देख ले, नेक्स्ट कर लेते हैं कि स्वर किसे कहते हैं। हम देखिए स्वर व्यंजन हम पढ़ चुके हैं, लेकिन स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं ये अभी हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्वर को लेंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े वो हमारे क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। क्या, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में, उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता ना लेनी पड़े, अन्य वर्णों की सहायता न लेनी पड़े वो स्वर कहलाते हैं, वे स्वर कहलाते हैं। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया कि स्वर के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती। अब पढ़ लेते हैं स्वर के भेद। स्वर के क्या, स्वर के भेद। स्वर के कितने भेद होते हैं, स्वर के 3 भेद होते हैं। स्वर के भेद, स्वर के कितने भेद होते हैं, स्वर के 3 भेद होते हैं। कितने भी भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। फर्स्ट आते हैं हमारा ह्रस्व स्वर, नंबर 2 पे हमारा दीर्घ स्वर, और नंबर 3 पे हमारा प्लुत स्वर। ठीक है, अभी इनको डिफाइन कर लेते हैं, इनकी परिभाषा जान लेते हैं कि ये होते क्या है। सबसे फर्स्ट देख लेते हैं हमारे पास ह्रस्व स्वर। कौन से, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में सबसे कम समय लगे, या ऐसे बोल सकते हैं हम, जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा काल का समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। तो देखिए, देख लेते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में सबसे कम, या फिर हम क्या कह सकते हैं, एक मात्रा काल, कितना, एक मात्रा काल का समय लगे, किस, एक मात्रा काल, सबसे कम समय लगे, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आते हैं कि ह्रस्व स्वर होते कौन से। अब ह्रस्व स्वर होते हैं हमारे कौन कौन से, जिनमें मात्रा नहीं लगी है,
ई, ऊ और री। हमारे हस्त स्वर कितने होते हैं? 4। ठीक है। जिन वर्णों के उच्चारण में सबसे कम यानी कि 1 मात्रा काल का समय लगे उन्हें हस्त स्वर कहते हैं। नेक्स्ट देखिए अब दीर्घ स्वर। कौन से? दीर्घ स्वर। अब देखिए इसी का अपोजिट क्या हो जाता है? जिन वर्णों के उच्चारण में हस्त स्वर से दुगुना समय लगे। कितना? जिन वर्णों के उच्चारण में हस्त स्वर से दुगुना समय लगे, या फिर ऐसा कह सकते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में 2 मात्रा काल का समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। तो देखिए जिन वर्णों के उच्चारण में हस्त स्वर से दुगुना समय लगे, हस्त स्वर से दुगुना, या ऐसा भी कह सकते हैं 2 मात्रा काल। कितना? 2 मात्रा काल दुगुना समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। आगे आप देखते हैं ये होते कौन से हैं? दीर्घ स्वर हमारे होते कौन से? जो बाकी के बच गए रिमेनिंग वो हमारे क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। जैसे आ, ई, बड़ी ई यानी बड़ा ऊ, फिर हमारा क्या आ गया? ए, आए, ओ, आओ। ठीक है। तो ये कितने होते हैं? अब देखिए दीर्घ स्वर कितने होते हैं हमारे? 7 यानी कि 7। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है। अब आते हैं प्लुत स्वर पे। कौन से? प्लुत स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में 2 मात्रा काल से अधिक समय लगे, यानी कि दीर्घ स्वर से अधिक समय लगे, वो कौन से होते हैं? प्लुत स्वर होते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में 2 मात्रा काल से अधिक समय लगे, 2 मात्रा काल से अधिक समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है। अब ये देखिए होते क्या है? एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्वर कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम लिखते हैं ना ओम, ओम बोलते हैं ना, ओम भूर्भुवः स्वः में ओम, तो ये ऐसे राइट करेंगे ओम। इसकी ध्वनि में 2 मात्रा काल से अधिक का समय लग रहा है। राम, एक तो राम, एक राम, तो कैसे? ऐसे। ठीक है। जिन वर्णों के उच्चारण में 2 मात्रा काल से अधिक समय लगे उन्हें क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। देखिए अनुनासिक किसे कहते हैं? अनुनासिक। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख और नाक दोनों से निकले, किससे? मुख और नासिका दोनों से निकले, उसे हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं। ठीक है। और जब अनुनासिक वर्ण का उच्चारण करते हैं तो ऊपर चंद्र बिंदु लगा दी जाती है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुख व नासिका दोनों से निकले तो ऊपर चंद्र बिंदु अंकित कर दिया जाता है। चंद्र बिंदु अंकित कर दिया जाता है। क्या? चंद्र बिंदु अंकित कर दिया जाता है, जिससे उच्चारण में क्या रहती है? लघुता रहती है। ठीक है। जिससे उच्चारण में
लघुता रहती है। जिसे हम अनुनासिक कहते हैं, जिसे हम अनुनासिक कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, जैसे चांद हो गया, जैसे आँख, दांत आदि। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं अनुस्वार। अनुस्वार अभी हमने पढ़ा अनुनासिक, अब पढ़ेंगे अनुस्वार। अनुस्वार क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकले उन्हें हम क्या कहते हैं? अनुस्वार। और अनुस्वार के लिए बिंदी अंकित की जाती है। ठीक है, तो लिख लेते हैं। देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकले, केवल नाक यानी नासिका से निकले तो ऊपर बिंदी अंकित की जाती है। तो ऊपर बिंदी अंकित की जाती है, इसे ही अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, कहते हैं। अब एग्जाम्पल लेते, जैसे हंस। क्या? हंस, बिंदी आ गई ना ऊपर। ठीक है, हंस, तो इसको क्या बोलेंगे हम? अनुस्वार। कंस, कंचन, जिनके ऊपर बिंदी अंकित की जाती है और इस बिंदी को हम क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं। अब देख लेते हैं विसर्ग। अब नेक्स्ट देखिए विसर्ग। विसर्ग भी विसर्ग का प्रयोग क्या होता है? स्वर के बाद होता है। विसर्ग का प्रयोग किसके बाद होता है? स्वर्ग के बाद होता है, और इसको हम है के समान पढ़ते हैं। ठीक है, और जो संस्कृत के शब्द हिंदी में प्रयोग हुए हैं केवल उन्हीं के साथ विसर्ग का प्रयोग होता है। तो देखिए, विसर्ग का प्रयोग स्वर के बाद होता है। स्वर के बाद होता है और है के समान इसका प्रयोग होता है। है के समान, और है के समान इसका इस विसर्ग का प्रयोग होता है। विसर्ग का प्रयोग होता है। ठीक है, जो संस्कृत के शब्द हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं ना, उनके साथ इसका प्रयोग होता है। जैसे कि प्रायः, प्रातः, प्रातः, पुनः, तो ये क्या है? विसर्ग है। ये क्या है? विसर्ग है। और विसर्ग का प्रयोग है के समान, जैसे हम बोल रहे हैं पुनः, तो लास्ट में किसकी साउंड आ रही है? है की साउंड आ रही है ना, तो इसका प्रयोग है के समान होता है। ठीक है, देखिए अयोग हुआ, क्या हिंदी करें तो जो योग न होने पर भी साथ रहें, जो योग न होने पर भी, जो योग न होने पर भी साथ रहे, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह क्या होते हैं और कौन से होते हैं, ये तो देख लेते हैं हम। देखिए, अंग और अह, जो अभी अंग और अह जो हमारे हैं, ये हमारे क्या होते हैं? अयोगवाह वर्ण होते हैं। इनका उच्चारण भी स्वरों के बाद किया जाता है। किनका उच्चारण? इनका उच्चारण स्वरों के बाद किया जाता है।
ठीक है, ये अभी हमने पढ़ लिए हैं हमारे स्वर और अनुनासिक, अनुस्वार, विसर्ग और अयोगवाह। अब पढ़ते हैं व्यंजन और व्यंजन के भेद। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन वो वर्ण होते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में हवा पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से यानी कि थोड़े समय के लिए रुककर मुख से निकले। क्या? थोड़े समय के लिए रुककर मुख से निकले, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। और जैसे कि हमने लास्ट पढ़ा था कि स्वतंत्र ध्वनियाँ होती हैं स्वर। स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र ध्वनियाँ होती हैं, लेकिन व्यंजन स्वतंत्र ध्वनियाँ नहीं होती। व्यंजन को उच्चारण करने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है और प्रत्येक व्यंजन वर्ण में अस्वर छुपा रहता है, यानी कि अस्वर सम्मिलित रहता है। अब देखिए, देख लेते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में हवा पूर्ण रूप से, पूर्ण या आंशिक रूप से यानी कि थोड़े समय के लिए आंशिक रूप से रुककर निकले। उच्चारण में हवा पूर्ण या आंशिक रूप से रुककर निकले, मुख से यानी कि रुककर निकले, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। निकले उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब व्यंजन क्या स्वतंत्र ध्वनियाँ होती है? नहीं, व्यंजन स्वतंत्र ध्वनियाँ नहीं होती। व्यंजन को उच्चारण के लिए, व्यंजन वर्ण को उच्चारण के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। उच्चारण के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। स्वर की सहायता लेनी पड़ती है और प्रत्येक व्यंजन वर्ण में पड़ती है। प्रत्येक व्यंजन वर्ण में अस्वर सम्मिलित रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं व्यंजन के भेद। ठीक है, ये भेद, व्यंजन के भेद। अब व्यंजन के भेद कितने होते हैं? देखिए, व्यंजन के 3 भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अभी हम पढ़ चुके थे। देखिए, स्पर्श व्यंजन हम पढ़ चुके हैं क वर्ग से लेकर प वर्ग तक। क वर्ग, कचट तप मैंने आपको बताया था ना, कचट तप, यानी कि ये सारे वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, ये सब क्या है? स्पर्श व्यंजन है। क्या है? स्पर्श व्यंजन है। और स्पर्श व्यंजन हमारे कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। तो क यानी कि स्पर्श व्यंजन हमारे कितने हैं? 25 हमारे स्पर्श व्यंजन हैं। अब आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन आपको पढ़ा चुके हैं, य, र, ल और व, ये हमारे क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन श, स और ह हमारे क्या हैं? ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, अब आगे ने देख लेते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। अब देखिए, अल्प प्राण क्या होते हैं और महाप्राण क्या होते हैं। ठीक है, अभी ये देख लेते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु कमजोर होकर निकले, उन्हें क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में
उच्चारण में वायु कम और कमजोर होकर निकले, कम निकले यानी कि थोड़ी, और कमजोर होकर निकले, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण कहते हैं। और अल्प प्राण कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ग पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। ठीक है, पांचवा वर्ण किसका? प्रत्येक वर्ग का। प्रत्येक वर्ग का। देखिए जैसे कि अभी मैं आपको कुछ बता देती हूँ। जैसे हमारे क वर्ग में पहला है क, फिर ख को आप छोड़ दीजिए, फिर ग, फिर घ को छोड़ दीजिए, फिर ड। इसी तरह सारे पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, च वर्ग का भी, ट वर्ग का भी, त वर्ग का भी, प वर्ग का भी, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या है? हमारा अल्प प्राण है, जिसमें वायु कम और कमजोर होकर निकलती है। ठीक है, अब आते हैं महाप्राण। किस पे? महाप्राण। नेक्स्ट देखिए, महाप्राण। महाप्राण क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में वायु अधिक और अधिक वेग से, यानी कि इसमें कमजोर होकर निकल रही थी धीरे से, इसमें अधिक वेग से, स्पीड यानी कि ज्यादा हो, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु अधिक और अधिक वेग से निकले, उन्हें महाप्राण कहते हैं। उन्हें महाप्राण कहते हैं। ठीक है, अब महाप्राण होते कौन से हैं? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। क्या? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या है? महाप्राण है। जैसे कि क वर्ग में ही देख लेते हैं, ख और घ क्या है? महाप्राण। इनको बोलने में वायु अधिक निकलती है, ख, घ। ठीक है, और अब बात हो गई हमारे कचट तप की, यानी कि क च ट त प। इन वर्ग में तो ये हो गया है कि पहला, तीसरा और पांचवा अल्पप्राण और दूसरा और चौथा महाप्राण। अब बात आती है अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन की। तो अंतस्थ व्यंजन हमारे अल्पप्राण के पास जाएंगे और ऊष्म व्यंजन हमारे महाप्राण के पास जाएंगे। तो सभी अल्प क्या कहते हैं? सभी अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से? य र ल व, य र ल व हमारे अल्प प्राण है। और सभी ऊष्म व्यंजन श श श स और ह हमारे क्या है? महाप्राण व्यंजन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं स्वराघात और बलाघात। स्वराघात और बलाघात ये होते क्या हैं? स्वराघात क्या होते हैं और बलाघात क्या होते हैं अभी देख लेते हैं। स्वराघात क्या होते हैं? शब्दों का उच्चारण करते समय किसी वर्ण पर बल दिया जाना क्या होता है हमारा? स्वराघात। शब्दों का उच्चारण करते समय, शब्दों का उच्चारण करते समय किसी वर्ण पर बल देना, वर्ण पर बल देना स्वराघात कहलाता है। स्वराघात कहलाता है। ठीक है, कि जैसे बलाघात शब्दों का उच्चारण करते समय किसी एक वर्ण पर ना बल्कि पूरे शब्द पर बल देना क्या कहलाता है? बलाघात कहलाता है। शब्दों का उच्चारण करते समय
उच्चारण करते समय पूरे शब्द पर बल देना, शब्द पर बल देना क्या कहलाता है? बलाघात कहलाता है, बलाघात कहलाता है। ठीक, जो आज आपका ये टॉपिक वर्ण विचार, शब्द विचार यहीं पर खत्म होता है। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक लेंगे आपका शब्द का। ठीक है, शब्द का टॉपिक नेक्स्ट लेंगे कि शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से होती है, शब्द की परिभाषा क्या होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा शब्द। ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। सो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।